नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे जनरेशन का मतलब क्या होता है। जनरेशन का हिंदी अगर हम कहें, हिंदी शाब्दिक अर्थ हम कहें, इसका मतलब होता है पीढ़ी। मतलब कि एक टाइम पीरियड ऑफ के व्यक्ति या कोई भी थिंग और दूसरे टाइम पीरियड ऑफ का कोई भी थिंग या व्यक्ति। यानी कि आप जैसे जनरेशन का मतलब हम आपको समझाएं कि जैसे आपके घर में आप हो, आपके भाई बहन हो, आपके मम्मी पापा हैं, उनके मम्मी पापा यानी कि आपके दादा दादी और आपके नाना नानी हैं, फिर उनके मम्मी पापा यानी कि उनके आपके दादा दादी के मम्मी पापा और नाना नानी के मम्मी पापा हैं। तो आप क्या हो? आप सबसे छोटे पीढ़ी, सबसे छोटी पीढ़ी हो, यानी कि आपका जो जनरेशन है वो सबसे छोटी है। आपके बाद वाले जनरेशन, आपके पहले वाले आपके मम्मी पापा, आपके पहले के जनरेशन के लोग हैं। आपके मम्मी पापा के पहले जनरेशन के लोग आपके दादा दादी और नाना नानी हैं। उनके पहले के लोग जो थे वो उनके जनरेशन के लोग थे, वो उनके पहले जनरेशन के लोग थे। तो इस तरीके से एक टाइम पीरियड में जो लोग होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उनको हमें कहते हैं जनरेशन। तो कंप्यूटर में भी इस तरीके से जनरेशन आया और इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और आज जो इवोल्यूशन हुआ समय, आज एवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। तो आज जो क्रांति आई है कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो जो है कि क्लासिफाइड करती है कंप्यूटर को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के कई जनरेशन में उसको क्लासिफाइड करती है। क्लासिफाइड करने का मतलब होता है जैसे आपके घर में आप लोग जो छोटे हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपके मम्मी पापा में नहीं थी। आपके मम्मी पापा में जो क्वालिटी है आपके दादा दादी में नहीं होगी। मीन्स अगर होती भी है तो हम लोग उसमें कुछ चेंज करके हम लोग ले आते हैं। जो क्वालिटी आपके मम्मी पापा में हो उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी आप में होगी, और आपके मम्मी पापा से कम क्वालिटी आपके दादा दादी में होगी, उनसे कम क्वालिटी उनके मम्मी पापा में होगी, उनके पेरेंट्स में होगी। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का हम जो कैटेगराइज किए हैं, जो हम उसको जनरेशन में हम उनको क्लासिफाइड किए हैं, वो उनके फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी वर्किंग कैपेसिटी और उनके स्पीड, उनके स्टोरेज कैपेसिटी के फीचर्स को देखते हुए हमने उनको क्लासिफाइड किया है जनरेशन में। और इच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंज इन कंप्यूटर। और हर एक नए जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ चेंज हुए हैं। जैसे कि कंप्यूटर में जो स्पीड हुई थी, जो स्पीड है कंप्यूटर का, जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो इसकी रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। मतलब कि जैसे जैसे पीढ़ी कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती गई है, उसकी स्पीड बढ़ती गई है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता गया, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती गई। रिलायबिलिटी करने का मतलब है कि ऐसा कि कंप्यूटर ऐसा काम वर्क जिससे कि हम कंप्यूटर पे पूरा विश्वास कर सके, कंप्यूटर हमारे लिए रिलायबल हो, जिसपे हम पूरा भरोसा कर सके। और कंप्यूटर का जो कॉस्ट है, जो साइज है, वो डिक्रीज होता गया है। जो साइज के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर की जो साइज आप देख रहे हो, पहले इस साइज में कंप्यूटर नहीं होते थे, बल्कि कंप्यूटर की साइज इससे पहले कहीं ज्यादा बड़ी होती थी। आज हम कंप्यूटर को अपने पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं, लेकिन पहले कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता था, एक कमरे के बराबर होता था। और जो इसका कॉस्ट होता था, इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि ये नॉर्मल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होता था, इसलिए जो इसका कॉस्ट था वो बहुत ही ज्यादा होता था। इसको साइंटिस्ट लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए या वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते थे। अब उसका जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो गया है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। कंप्यूटर को जो हमने क्लासिफाइड किया है उसको इस तरीके से, इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाइड किया है। मैं आपको इसको इस तरह से दिखा दूं। मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। सॉरी, इस चार्ट को हमने कुछ नाम दिए हैं, उस नाम के अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगराइज किया है। जैसे हमने कंप्यूटर के जनरेशन को हमने पीरियड वाइज हमने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने इसके सर्किटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। फिर डेटा इनपुट के लिए हम क्या यूज करते थे, डेटा आउटपुट के लिए क्या यूज करते थे, उसमें क्या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज होता रहा, और उसके लैंग्वेजेस किस पीरियड में, किस जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता रहा, और इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से कंप्यूटर थे जो कि उस टाइम पीरियड में यूज होते थे, हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरेशन पीरियड का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज 1940 से लेके 56 का माना जाता है, जिसमें कि सर्किटरी सिस्टम वैक्यूम ट्यूब यूज होता था और डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स यूज किए जाते थे।
और इसका जो आउटपुट होता था प्रिंट आउट ही होता था। पहले मॉनिटर नहीं था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं था, जिसमें कि उसके आउटपुट के लिए हम प्रिंट आउट यूज करते थे और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए हम मैग्नेटिक टेप यूज करते थे। उसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज जो थी फर्स्ट जनरेशन में वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही यूज होती थी। और जो इसके एग्जाम्पल थे यूनिवैक, इनियक और इडवैक, जो हमने अभी देखा कंप्यूटर के बारे में, जाना उसके बारे में। सेकेंड जनरेशन जो हमारा माना जाता है दैट इज 1956 से लेकर 1963 तक का माना जाता है। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे और उसमें डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स ही यूज होते थे। बट डेटा आउटपुट के लिए भी हम प्रिंट आउट यूज करते थे। अभी भी हमारे पास मॉनिटर नहीं आया था, मॉनिटर या स्कैनर नहीं आया था। उसके बाद डेटा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए हम मैग्नेटिक टेप यूज करते थे और इसके जो लैंग्वेज थे उस टाइम के सेकेंड जनरेशन में दैट इज फोर्ट्रॉन थे, कोबोल थे, बेसिक और PLI थे, ये सारे इनके लैंग्वेजेस थे। और जो कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल थे IBM 1400 एंड 700 सीरीज, IBM 350, ये इनके एग्जाम्पल्स थे कंप्यूटर के। हम थर्ड जनरेशन में देखेंगे। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड माना जाता है दैट इज 1964 से 71 तक का माना जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC भी कहते हैं, वो यूज होने लगा और हमारे पास तब तक कीबोर्ड आ चुका था डेटा इनपुट के लिए। अब हम पंच कार्ड और पेपर टेप्स यूज नहीं करते थे डेटा इनपुट करने के लिए, अब हमारे पास कीबोर्ड आ चुका था। और इसके बाद प्रिंट आउट के लिए हमारे पास मॉनिटर आ चुका था जिससे कि हम डेटा आउटपुट ले सकते थे। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क मतलब जो CD DVD आज आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक डिस्क ही है। इसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज करने लगे। इसमें जो लैंग्वेजेस थे दैट इज पास्कल, फोर्ट्रन और कोबोल RPG, ये सारे लैंग्वेजेस यूज होते थे इसमें। और इसके एग्जांपल्स IBM सिस्टम 360, एप्पल 1 अल्टेयर थे। इसके एग्जांपल्स कंप्यूटर के एग्जांपल्स माने जाते हैं। कंप्यूटर का जो फोर्थ जनरेशन था उनका टाइम पीरियड 1972 से लेकर के प्रेजेंट का माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको 1972 से 80 तक का भी मानते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल सर्किट, यानी कि IC की जगह पे VLSC यूज होने लगा और इसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर डेटा इनपुट करने के लिए यूज किए जाने लगे। आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर यूज होने लगा और इसमें जो एक्सटर्नल डिवाइस थे वो मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी वाले जो थे वो यूज किए जाने लगे। और जो इसके लैंग्वेजेस थे जो कि C++ थे 1985 में यूज किया जाने लगा। RDBMS स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का ये डेटाबेस है जो उस समय यूज किया जाने लगे कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में। और जो इसका एग्जाम्पल्स था Cray1, Cray2 और Apple II, VAX 9000, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखेंगे जनरेशन फिफ्थ में क्या यूज होता था। जनरेशन फिफ्थ का जो टाइम पीरियड माना जाता है, कुछ लोग उसके प्रेजेंट डे और बियॉन्ड का समय मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे 1980 से लेके 82 का 1980 या 82 के बाद और उसके से अभी तक का समय मानते हैं कुछ लोग इसे। इसमें SLSI यूज होने लगा, VLSC की जगह पे SLSI यूज होने लगा। SLSI मीन्स सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो डेटा इनपुट के लिए थिंग यूज होता था दैट इज ऑप्टिकल फाइबर यूज होने लगा और डेटा आउटपुट के लिए सेम है। फिफ्थ जनरेशन में भी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ही यूज होते हैं। डेटा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क यूज करते हैं विद हायर कैपेसिटी, यही यूज करते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होते हैं अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, एक ऐसा लैंग्वेज इसमें आ गया है जो कि ह्यूमन स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, पैटर्न को, फेस को, इमेजेस को। इस तरह के लैंग्वेजेस हम अब आज डेवलप कर चुके हैं और इस तरह की लैंग्वेज हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। कंप्यूटर का जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल्स माना जाता है दैट इज IBM नोटबुक्स, पेंटियम PCs, सन वर्क स्टेशन, IBM SP2, परम सुपर कंप्यूटर्स। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के लिए माने जाते हैं। अब इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं। होमवर्क आपका ये है कि क्वेश्चन 1 आपको एक क्वेश्चन करना है जिसमें ड्रॉ अ फिगर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको फिगर या इसको हम चार्ट भी कह सकते हैं, इसको आपको एक चार्ट बनाना है जो अभी हमने आपको दिखाया चार्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का,
वो आपको बनाना, वो आपको इजीली इंटरनेट पे कहीं से भी मिल जाएगा। और इसमें जो फुल फॉर्म है अभी हमने बताया, जैसे VLSI का बताया वेरी लार्ज स्केल सर्किट, और SLSI का बताया सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप होमवर्क करिएगा। थैंक यू क्लास।